अश्मित और निशा पूना से मुंबई हाईवे पर कार से जा रहे थे। निशा गर्भवती थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। रात का वक्त था। अश्मित निशा से कहता है, निशु तुम सो जाओ, मैं कार चला रहा हूँ। निशा कहती है, मैं सो गई तो तुम जाग पाओगे? तुम्हें नींद नहीं आएगी क्या मुझे सोता हुआ देखकर? अश्मित बोलता है, मगर तुम्हें ज़रूरी है नींद, ओके? निशा, हाँ मगर मुझे बहुत भूख लगी है, आगे कहीं कार रोको ना। अश्मित, ठीक है। कार आगे चलती ही रहती है। वो लोग आगे के ढाबे को देखकर रुकते हैं। अश्मित और निशा वह खाना खाने के लिए रुकते हैं। अश्मित, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं मेन्यू देखता हूँ। निशा फ्रेश होने चली जाती है और अश्मित वहीं बैठ जाता है और मेन्यू देखता है। मगर वो नोटिस करता है कि एक सरदार जी उसको घूर रहा है। वो उठकर सरदार जी के पास जाता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम है सरदार जी? सरदार जी बोलते हैं, ना पुत्र, कोई प्रॉब्लम ना है, मगर एक गल पूछनी थी। अश्मित ने कहा, क्या? सरदार जी ने कहा, ये थोड़ी बीबी है? अश्मित ने कहा, हाँ, क्यों? सरदार जी ने कहा, सुन पुत्र, बड़ी खुशी की बात है कि तेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, मगर मेरी एक बात मानेगा? अश्मित ने कहा, वो क्या? सरदार जी ने कहा, आज की रात तुम लोग आगे मत जाओ। देखो, सब ट्रक ड्राइवर भी इसी ढाबे पर रुक जाते हैं। आज की रात कोई भी आगे नहीं जाएगा। अश्मित, मगर ऐसा क्यों? देखिए, मुझे कल सुबह तक मुंबई पहुंचना है। मैं कहीं रास्ते में नहीं रुक सकता, ठीक है? सरदार जी ने कहा, हाँ, सही बात है पुत्र, घर पहुंचना भी ज़रूरी है, मगर आज लाल चांद की पूर्णिमा है। आज की रात सारी शैतानी शक्तियाँ जागती हैं और आज की रात के लिए आगे का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। तो अपने लिए ना सही, मगर अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए आज की रात यहीं रुक जा। सुबह जल्दी निकल जाना। अश्मित कहता है, देखिए सरदार जी, मैं ऐसी कोई भी बातों में नहीं मानता और मेरी कल एक ज़रूरी मीटिंग है, तो मुझे प्लीज़ जाना ही होगा, ओके? और ऐसी कोई भी बात मेरी पत्नी के सामने मत बोलना, ठीक है? सरदार जी, ठीक है पुत्र, समझाना मेरा काम था, मानना कि नहीं मानना तेरा काम है। और अश्मित अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है। निशा हंसते हुए आकर, हेलो मिस्टर, कोई ऑर्डर दिया कि नहीं? अश्मित, नहीं दिया, तुम बोलो क्या खाओगी? फिर वो दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और खाना खाकर निकल ही रहे होते हैं। तभी वो सरदार जी उनके पास आकर फिर से कहते हैं, पुत्र मान जा, वरना पूरी ज़िंदगी पछताएगा। मेरी बात मान ले पुत्र, मान जा। निशा, कौन है ये? अश्मित चलते हुए, पता नहीं कौन पागल है, और कार में बैठ जाते हैं। सरदार जी, वाहेगुरु, रक्षा करना सबकी वाहेगुरु। रास्ते में अश्मित, खाना हो गया, अब तुम सो जाओगे? और फिर थोड़ी देर में ही कार झटके खाकर रुक जाती है और तभी वहाँ बहुत सारा कोहरा आ जाता है। इतना कोहरा हो जाता है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता और फिर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। निशा जाग कर, क्या हुआ? अश्मित, पता नहीं, अचानक कार बंद हो गई। रुको, मैं देखता हूँ। और वो बाहर निकलकर बोनेट खोलता है। अश्मित, निशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कार तो एकदम ठीक लग रही है। तभी निशा की चीख निकलती है। अश्मित घबरा कर सीधा उसके पास जाता है। अश्मित, क्या हुआ निशा?
निशा, पता नहीं क्यों मगर अचानक बहुत दर्द हो रहा है। पेट में लगता है बेबी आने वाला है। अस्मित, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अस्मित रोड पर किसी की कार या किसी की मदद के लिए देखने लगता है, मगर उस रास्ते से कोई भी व्हीकल निकलता नज़र नहीं आता। इसी तरह आधे घंटे से ज़्यादा वक्त निकल जाता है। कार में निशा चिल्लाती रहती है, प्लीज़ अस्मित कुछ करो। आह आह, नहीं सहन होता दर्द, प्लीज़ कुछ करो। और अस्मित पास आता है और कहता है, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी पीछे से एक सड़ी हुई बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है। क्या हुआ बेटा? अस्मित पीछे मुड़कर देखता है तो एक 70-80 साल की बुढ़िया खड़ी थी। उसके सफ़ेद बाल और सफ़ेद साड़ी में थी। आंखें एकदम बेजान, चमड़ी सूखी हुई, सुर्ख आंखें। मगर अस्मित के पास कुछ सोचने का वक्त नहीं था। उसने कहा, जी मेरी बीवी की डिलीवरी का दर्द हुआ है और यहाँ कोई अस्पताल तो क्या छोटा सा घर भी नहीं नज़र आ रहा है। औरत बोलती है, अरे बेटा, यहाँ आगे मोड़ पर ही कब्रिस्तान के पास अस्पताल है, इसे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ नर्स हूँ, चलो। ये कहकर वो आगे चलने लगी। मरता क्या ना करता, अस्मित भी निशा को जैसे तैसे सहारा देकर उसके पीछे चलने लगा। आगे मुड़ते ही एक कब्रिस्तान दिखा, सुनसान और एक अजीब सा माहौल था। जैसे तैसे करके वो अस्पताल के पास पहुँचे। औरत ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। वो लोग गए अंदर। एक बड़ा हॉल था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हवा में एक सड़न की बदबू थी। अस्मित, यहाँ कोई डॉक्टर भी हैं? औरत, हाँ है ना। अरे डॉक्टर साहब जल्दी आइए, प्रसूति का वक्त आ गया है, बहनों आ जाओ। और तभी एक भारी आवाज़ आई, हाँ मैं आ रहा हूँ। और डॉक्टर आया, साथ में कुछ औरतें थीं, वो भी इसी औरत की तरह बुढ़ी थी। वो सब निशा को स्ट्रेचर में रखकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। अस्मित वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार खरोच रहा हो। अस्मित उस तरफ देखने के लिए आगे बढ़ता है। आगे एक कमरे का दरवाज़ा वो खोलता है तो उससे कमरे का नज़ारा देखकर उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। वो देखता है पूरे कमरे में चारों ओर खून के धब्बे थे और कमरे के एक कोने में एक औरत हॉस्पिटल के गाउन में दीवार को खरोच रही। अस्मित डरते हुए बोला, कौन है? कौन है? वो औरत अस्मित की तरफ पलटी। उस औरत को देखकर अस्मित की सांसें उसके हलक में ही रुक गई, क्योंकि वो निशा थी, पूरी खून में सनी हुई। और फिर निशा बोली, यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी अस्मित, बहुत बड़ी गलती। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अस्मित के मुंह से चीख निकल गई और तभी वो अपने से जागा। उसका चेहरा पूरा पसीने पसीने हो चुका था। अस्मित अपने सपने से बहुत डर चुका था। वो वॉशरूम जाता है, अपना चेहरा धोकर वो थोड़ा अच्छा फ्रेश करता है। तभी उसे पीछे से गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने सामने के आईने में देखता है तो उसके पीछे दीवार के पास एक काला साया खड़ा था। वो साया अस्मित की ओर हाथ उठाता है। यह देखकर अस्मित उसकी तरफ पलटता है तो इतने ही देर में वो साया एकदम उसके चेहरे के एकदम सामने खड़ा था। वो गुर्रा के कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और ज़ोर से चिल्ला के कहता है, सुना तुमने, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, वो सच कह रहा है। अस्मित उस आदमी की ओर घूमता है। अस्मित, तुम कौन हो? आदमी, मैं सफाई वाला, कई सालों से इस अस्पताल में सफाई कर रहा हूँ। पता नहीं कितने साल बीत गए, ना ही यह अस्पताल साफ़ होता है, ना ही मैं यहाँ से मुक्त होता हूँ। वैसे आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? अस्मित,
जी मेरी पत्नी की डिलीवरी के लिए आया हूँ। आदमी चौंक कर, क्या साहब, आप यहाँ अपनी बीवी की प्रसूति के लिए आए हो? मौत के दरवाजे पर आप जिंदगी मांगने आए हो? नहीं साहब नहीं, यह आपकी सबकी बड़ी भूल है। आप अपनी इस गलती के लिए ज़िंदगी भर पछताओगे। इतना बोलकर वो चला गया। अस्मित वॉशरूम से बाहर आया तो उसने एक नर्स को देखा। वो सीधा नर्स के पास गया और पूछा, मेरी वाइफ अब कैसी है? उसकी हालत कैसी है? नर्स बोली, चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और आप एक लड़की के बाप बनेंगे। आप आराम से बैठिए। नर्स इतना बोलकर चली गई और अस्मित वहीं बैठ गया। रात के 3 बजने को आए थे। तभी वो पहले वाली औरत आई। उसे देखकर अस्मित बोला, मेरी बीवी अब कैसी है? औरत, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक होगा और जल्द ही तुम्हारी बीवी इस दर्द से आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि उसके जन्म का वक्त हो गया है, समझे? अस्मित फिर से बाहर बैठ गया। ठीक 3:01 पर निशा की जोर से चीख सुनाई दी और तभी 3:02 पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर बच्चे को लेकर बाहर आए और अस्मित से कहा, डॉक्टर, मुबारक हो, आप उसके पिता बन गए, मगर आपकी पत्नी अभी बेहोश है। उन्हें होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतना बोलकर वो वापस चले गए और अस्मित भी वही बाहर था। थोड़ी देर के लिए सो गया। सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंकों से उसकी नींद खुली। जागते ही वह चौंक गया। उसने देखा तो वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था। वो कब्रिस्तान में पड़ा था। तभी उसको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो सीधा वहाँ गया तो उसने देखा कि निशा और उसका बेटा नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। आसपास किसी भी हॉस्पिटल के नामो निशान नहीं थे। चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था। उसने निशा को जगाया। वो अभी भी नींद में थी और एक रात में क्या हुआ कुछ समझ नहीं पा रही थी। अस्मित उसे एक हाथ से सहारा देकर और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को लेकर कब्रिस्तान के बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी कार वहीं थी। कार को देखकर सीओ और चौंक गया, क्योंकि कार तो मोड़ के उस पार रखी थी। फिर भी उसने निशा को पीछे की सीट पर बिठाया और अस्मित आगे बैठकर जैसे ही कार का सेल्फ लगाया, कार एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। तो अस्मित कार को लेकर मुंबई की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद निशा भी पूरी तरह से होश में आ गई। उसका बेटा भी रो रहा था तो निशा ने उसे दूध पिलाने के लिए लिया और दूध पिलाने लगी, मगर थोड़ी देर में वो कराहने लगी। आह आह आह। उसे लगा कि जैसे उसके शरीर से कोई आवाज़ उसकी जान खींच रहा हो। उसने अपने बेटे की तरफ देखा तो वो चीख पड़ी। उसके हाथ में एक सुर्ख सफ़ेद बच्चा था जिसकी आंखें काली थी और वो निशा के दूध की बजाय उसका खून पी रहा था। अस्मित कुछ समझे उसके पहले ही निशा की दूसरी चीख निकली और वो वहीं मर गई। अस्मित ने पीछे देखा तो वो बच्चा पीछे नहीं था, मगर वो आगे अस्मित की गोद में था। अस्मित डर गया। बच्चे ने अपने हाथों से अस्मित के सर को पकड़ा और एक ही झटके में उसका सर घुमा दिया। अस्मित भी वहीं मर गया और बैलेंस ना रहने की वजह से कार एक पेड़ से टकरा गई। अब उस कार में कोई बाकी नहीं था। बाकी थी तो बस उस बच्चे के रोने की आवाज़। फ्रेंड्स, हमारी आने वाली कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।